देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा कि कोविड और उसके बाद के उत्पन्न हुई वैश्विक परिस्थितियों के चलते हुए अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां हैं, परंतु इसमें पुनः मैं कह रहा हूं, दुनिया के किसी भी देश से बेहतर महंगाई पर नियंत्रण, बेहतर बेरोजगारी पर नियंत्रण हम करने में सफल हुए हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। आंकड़े पे वो कहेंगे हमने ये बोला, आपने ये बोला। ये बताइए, आप सब मोबाइल हैंडसेट यूज करते हैं? मोबाइल हैंडसेट का भारत दुनिया का सेकंड बड़ा, सबसे बड़ा कंज्यूमर है। 2014 से पहले भी हम सेकंड बड़े कंज्यूमर थे। पर हमारे यहाँ मोबाइल फैक्ट्री बनाने वाली कितनी कंपनियां थी? फैक्ट्रियां दो, अब हैं 200। और दुनिया में मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में। अब मानी हुई बात है, अगर 200 फैक्ट्रियां खुली हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो रोजगार सृजन हुआ ही होगा। अगर सड़कों का इतना निर्माण हुआ है तो कुछ ना कुछ तो लोगों को रोजगार मिला ही होगा। इसीलिए मैंने कहा, मगर कोविड ने उसमें एक झटका दिया था। अब हम उससे बाहर निकल रहे हैं और बहुत तेजी के साथ आने वाले महीनों में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने भी इस बात को लेकर आशा व्यक्त की है कि अब भारत अगले वर्ष में दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था होगा, तो रोजगार के और भी अच्छे और बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। देखिए, ये जिस प्रकार की बात लोग कहते हैं, मैंने आपको तो पहले बता दिया। ये बताइए, 1967 से ऑपरेशन लोटस चल रहा था, जब हमारा दिया चुनाव चिन्ह था, जब हमारा कोई नाम लेने वाला नहीं था। इसीलिए मैंने बताया, वहां लड़ाई परमानेंट होती ना। मैंने तो आपको बता दिया। क्या मतलब ये जो आपसी लड़ाई का उदाहरण की बात करते हैं, मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया। ये बताइए, उनके अध्यक्ष पद का दावेदार बागी हो गया, ये भाजपा ने किया था। राजस्थान में मुख्यमंत्री भी बागी, सुनिए, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी भी बागी, विधानसभा अध्यक्ष भी बागी के मतलब श्रेणी में, और चीफ विप पे नोटिस, और कह रहे हैं ऑपरेशन लोटस। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हैं तो आप समझ सकते हैं क्या हुआ। और ये तो वो पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री ने ओपनली कहा था, हम अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करो। इंदिरा जी का अंतरात्मा की आवाज पे वोट, मतलब पार्टी के प्रधानमंत्री ने कहा ऑफिशियल कैंडिडेट को वोट मत करना, दूसरे को वोट करना। इसलिए मैं मानता हूं, ये उन लोगों की अपनी पार्टी को न संभाल पाने की खिसियाहट की वजह से वो इस प्रकार के निरर्थक और अनर्गल आरोप लगाते चले जा रहे हैं। देखिए, हिमाचल की भौगोलिक परिस्थिति और प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुसार जो यहाँ पर सबसे बेहतर औद्योगिक विकास हो सकता है, उसके लिए सरकार ने काम किया। जैसे मैंने बताया, फार्मा इंडस्ट्री पहले किया था, अब बल्क ड्रग पार्क अब किया है, और एक और काम किया जिसका भविष्य में हिमाचल को बहुत लाभ मिलने वाला है। देखिए, WHO में ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए ग्लोबल सेंटर बनाया गया है और उसका केंद्र भारत में होगा। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन, क्योंकि सबसे व्यवस्थित ट्रेडिशनल मेडिसिन का ज्ञान हमारे पास है, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन का अब सबसे बड़ा केंद्र भारत में बनेगा। तो मानी बात है, हिमाचल जैसे राज्य में जहां प्राकृतिक रूप से औषधियों को उगाने के लिए बेहतर वातावरण है, आने वाले समय में यानी आने वाले वर्षों में इससे एक और क्वांटम जंप मिल सकता है औद्योगिक विकास में। जितने भी नेता पूर्व में दूसरे दलों में रहे, यदि उनका किसी भी चीज में नाम था, देखिए दोनों में अंतर है। यदि कोई आरोप था तो आरोप का चार्ज नहीं था तो अलग बात है, यदि चार्ज था तो हमने किसी के ऊपर केस विड्रॉ किया हो तो आप बताइए, अगर हमने किसी भी प्रकार की जांच में शिथिलता की हो तो आप बताइए। ये वो दौर नहीं है जनाब जब 2G घोटाले के ऊपर पीएसी की रिपोर्ट, याद करिए, जब कहा गया था कि प्रधानमंत्री को आना चाहिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, तो मनमोहन सिंह जी ने कहा था मैं पीएसी यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने आने को तैयार हूं। इतना बड़ा बयान देने के बाद जब पीएसी की रिपोर्ट सबमिट होने वाली थी, तो जिन दलों ने सबवर्ट करके वो रिपोर्ट नहीं होने दी, 7 दिन के अंदर सीबीआई ने केसेस विड्रॉ कर लिए उनसे। हमने किसी भी के खिलाफ यदि कोई आरोप था तो केस विड्रॉ नहीं किया है, हर चीज अपने आप चल रही, अन्यथा आरोप अपनी जगह थे। सरकार ने कोई केस विड्रॉ नहीं किया। यदि कोर्ट की कानूनी प्रक्रिया से किसी का केस विड्रॉ हुआ, वो तो स्वाभाविक से कानूनी प्रक्रिया, उसमें सरकार का कोई प्रभाव या नियंत्रण नहीं। सरकार के किसी एज बार का विषय में तो कोई ऐसी बात नहीं। देखिए, आपने जो बात कही, महंगाई एक मुद्दा है। महंगाई सिर्फ प्रदेश का मुद्दा नहीं है, के लिए इस समय चुनौती नहीं है, देश के लिए, और ये अंतरराष्ट्रीय चुनौती है। 63 देश ऐसे हैं जिनकी 10% से अधिक इस समय महंगाई की दर है। पूरे यूरोप में कितनी महंगाई है, और मैं आपको डेट कोट करके बोल रहा हूं, अमेरिका ने पहली बार 21 नवंबर 2021 की व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज जाके देख लीजिए, उन्होंने कहा कि हम अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोल रहे हैं महंगाई को नियंत्रण करने के लिए। पिछले 200 साल के 100-150 साल के इतिहास में कभी बताइए जब उसने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व खोले हों।
ये जो पाकिस्तान में महंगाई है वो मोदी जी की वजह से है, श्रीलंका में मोदी जी की वजह से है, चाइना के अंदर इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि बैंकों के बाहर टैंक तक लगाने पड़े हैं, ये मोदी जी की वजह से है। वास्तविकता ये है कि दुनिया के समुंदर में सुनामी आई हुई है, अगल बगल के जहाज पलटे जा रहे हैं, हमारा कैप्टन कुशलता के साथ उसको चलाता हुआ चल रहा है, और उसके बाद सवाल ये किए जा रहे हैं कि सुनामी में आपको थोड़ा झटका कैसे लग रहा है। अन्यथा श्री राहुल गांधी जी जिन जिन देशों का दौरा करते थे उसमें से एक देश का नाम बता दें, ये क्वेश्चन है उनके लिए, जहां महंगाई की दर भारत से कम हो, और यदि नहीं है तो अन्यथा वो कृपया इंग्लैंड से जाके, यूरोप से जाके, इटली से जाके महंगाई पे ज्ञान देना बंद कर दें। आपने जिस जिस देश में जाकर भारत के बारे में महंगाई का ज्ञान दिया है, बताइए, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, थाईलैंड, जाके चेक कर लीजिए, सब जगह महंगाई की दर भारत से ज्यादा है। तो इस वैश्विक संकट में भी महंगाई की चुनौती का कुशलता के साथ मोदी जी के नेतृत्व में सरकार और भारत सरकार निकलने में सफल हो रही है। आज भी रेट ऑफ इन्फ्लेशन 6.7% है और रेट ऑफ ग्रोथ 8.5% है, यानी अभी भी महंगाई की दर से काफी ऊपर हम विकास की दर रखने में सफल हैं। फर्स्ट थिंग, as far as leaders who are leaving the other political parties, in this context I would like to remind, if you look at the Congress party all over the country after they lost the power, I am starting from northeast, Kolikopul, ex-chief minister of Arunachal Pradesh, Prema Khandu, ex-chief minister of Arunachal Pradesh, Jan Hemanta Biswa Sharma, when coming to the north, Ghulam Nabi Azad Sahab, Captain Amrinder Singh, it is we responsible or they responsible? Then Jyotiraditya Scindia, then Vijay Bahuguna, so many chief ministers. And if they are trying to put allegation directly or indirectly on BJP, I would like to remind that whenever Congress loses power, the same thing happens. In the decade of 90s, when Vajpayee ji's government came, at that time, ये बताइए, शरद पवार, ममता बनर्जी, जगन मोहन रेड्डी, तब तो मोदी जी और अमित शाह जी नहीं थे। 77 देवराज अरस, जगजीवन राम, तब तो भाजपा नहीं थी। 67 कुछ राज्यों में सरकारें हारी थी, पंजाब से लेके बंगाल तक संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी थी। निजलिंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, नीलम संजीव रेड्डी, तब तो हमारा कोई नाम लेने वाला भी नहीं था। वास्तविकता यह है कि हम एक विचारधारा प्रेरित, कैडर आधारित पार्टी हैं। कांग्रेस सत्ता प्रेरित, लीडर आधारित पार्टी है, इसलिए जब जब सत्ता छूटती है तब तब कांग्रेस टूटती है। ये उनका नैसर्गिक चरित्र है, इसीलिए मैंने 60 साल का इतिहास उनका बताया। बीजेपी का कांग्रेसीकरण आपको कहां पे नजर आया है? हमने ये कहा, अब यही मैं बात कह रहा हूं, हम कैडर बेस्ड पार्टी है, तो इसलिए हम प्रमाण से कहते हैं जनसंघ के जमाने से आज तक 1951 टिल टुडे बीजेपी में एक भी वर्टिकल डिवीजन हुआ हो तो बताइए। यदि कोई नेता छोड़कर चला गया पार्टी, तो उन्होंने एहसास किया कि जो मान सम्मान उनको मिला था वो पार्टी में मिला, सब बाहर आए। और मैं पूछता हूं, कांग्रेस के 137 इयर्स के हिस्ट्री में, मैं 1885 से बोल रहा हूं, कोई 20 साल ऐसे हो जिसमें वर्टिकल डिवीजन ना हुआ हो तो बता दीजिए। मैं 1885 से बोल रहा हूं। तो ये अंतर होता है, क्योंकि जब आप लीडर आधारित होते हैं तो लीडर्स में संघर्ष, ईगो, टकराव, पार्टी टूटती है। जब विचारधारा प्रेरित होते हैं तो किसी भी प्रकार की चीज रहती है, सब कुछ विचारधारा और संगठन के भाव में निहित रहती है। मैंने सिर्फ ये कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी का शब्द मैंने पहले कहा। ये बताइए, यही तो उनके साथ समस्या है। ये बताइए कितने राज्यों में दे दिया उन्होंने? अनेक राज्यों में दिया था। और 10 दिन याद करिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 10 दिन नहीं बोला था, ये बोला था 1 2 3 4 10 दिन के अंदर किसानों का सारा कर्जा माफ, नहीं तो बदल दूंगा। 4.5 साल हो गए। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये उनके ऊपर आचरण पे लागू होता। और यहीं पर मैं ये भी बता दूं, वो कथनी करनी में क्या अंतर है। वो जब भाषण देते हैं, अभी अध्यक्ष पद पे क्या कहा कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत, ये राहुल गांधी जी बोले ना। भाई, आपकी पूरी पार्टी नहीं, आपकी पूरी वंश परंपरा इसके विरुद्ध रही है। सोनिया गांधी जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन के रूप में सुपर प्रधानमंत्री का पद भी रखा। पीवी नरसिम्हा राव ने दोनों पद अपने पास रखे। राजीव गांधी जी ने दोनों पद अपने पास रखे। इंदिरा जी ने दोनों पद अपने पास रखे। नेहरू जी तो स्वतंत्रता के बाद जब पुरुषोत्तम दास टंडन जीत के आ गए थे अध्यक्ष का पद, तो उसे रिजाइन करवाया और फिर दोनों पद अपने पास रखे। इसीलिए कांग्रेस की किसी भी कथनी पर देश और प्रदेश की कोई जनता विश्वास नहीं कर सकती। हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। 90 की भाजपा में जो हमारे सिद्धांत थे, उनकी स्वीकार्यता धीरे धीरे बढ़ रही थी। आज
संपूर्ण देश में भारतीय जनता पार्टी के विचार, सिद्धांत, हमारे कार्यकर्ताओं की कर्मठता और स्वीकार्यता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, राष्ट्र करवट ले रहा था, सामाजिक दृष्टि से भी 90 में, सांस्कृतिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी। नई इकोनॉमिक पॉलिसी भी उसी समय आई थी। और अब मोदी जी के नेतृत्व में जब हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो अमृत काल में तीनों दृष्टियों से यह राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। आता है कि जो गरीब व्यक्ति है उसको जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं प्राप्त हो रही हैं या नहीं, तो उज्ज्वला योजना अथवा इसके समकक्ष जो प्रदेश सरकार की योजना है, जिसमें 3 गैस सिलेंडर भी रिफिल करने की व्यवस्था की गई है, तो इन दोनों से मिलाकर वह निर्धन महिलाएं जो कि अपने स्वयं के सोर्सेस से गैस की व्यवस्था नहीं कर सकती थी, उनके लिए पर्याप्त मात्रा में गैस की सुनिश्चित करने की व्यवस्था की है। आप सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सहारा योजना भी चलाई गई है, जिसमें कि जो लोग निराश्रित हैं उनको 3,000 रुपए महीने का एक प्रकार का सहयोग राशि दी जाती है। असंगठित क्षेत्र के 41,000 से अधिक श्रमिकों को भी 3,000 रुपए महीने तक की यह सहयोग दिया जा रहा है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी 5,000 रुपए तक की आर्थिक मदद, और 2 लाख से अधिक महिलाएं इस मदद को प्राप्त कर चुकी हैं। अतः जिस प्रकार के विकासोन्मुख संवेदनशील कार्य जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किए हैं, और उसको जिस प्रकार का संबल, सहयोग और समर्थन केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया है, इसके आधार पर हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि हिमाचल इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में हम अब उस मिथ को भी तोड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अनेक मिथकों को तोड़ा है कि हम दोबारा सत्ता में आएंगे, पिछली बार से अधिक शक्ति के साथ आएंगे, क्योंकि यही बात उत्तर प्रदेश के बारे में कही जाती थी, वहां पे मिथक टूटा। आपके पड़ोस का पर्वतीय राज्य उत्तराखंड, वहां ये मिथक टूटा। तो मानी हुई बात है, दोबारा हम अपने विकास कार्यों के आधार पर आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी पुनः हिमाचल प्रदेश में जनता का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए पुनः जनता की सेवा का एक और अवसर प्राप्त करेगी। और यह इसलिए भी बहुत सहज और स्वाभाविक हो जाता है कि आप सभी जानते हैं कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, यानी जिस कालखंड में हम लोग चल रहे हैं, इसे भारतीय जनता पार्टी ने सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि 17 सितंबर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। तो मोदी जी के जन्मदिन से और गांधी जी के जन्मदिन तक सेवा पखवाड़ा, इसी बीच में हमारे वैचारिक अधिष्ठान के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी जन्मदिन पड़ता है 25 सितंबर को। वैसे शहीद आजम भगत सिंह का भी जन्मदिन अभी परसों ही 28 सितंबर को था। तो आप देखिए कि इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता देश भर में सेवा के भिन्न भिन्न कार्य कर रहे हैं। कहीं रक्तदान शिविर, कहीं दिव्यांगों को उपकरण देना, अन्य प्रकार के कार्य हो रहे हैं। हम सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद के लिए अखाड़ा खुला हुआ है। तो हमारे और उनके सोच में अंतर है। हमारे लिए सेवा का पखवाड़ा, उनके लिए अध्यक्ष पद का अखाड़ा। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए जो अनुसंधान चल रहा था वो अब एक घमासान में तब्दील हो गया है। और इस वजह से प्रदेश की जनता, देश की जनता तो वैसे भी पहले से ही उनसे पूरी तरीके से खिन्न थी, प्रदेश की जनता भी निश्चित रूप से इन सारी चीजों के ऊपर पूरी तरीके से निर्णय रखे हुई है, नजर रखे हुए है। क्योंकि आप ये भी देख रहे हैं, आज वहां भी नामांकन का आखिरी दिन है। और देखिए, कल ही सुनने में आया था आनंद शर्मा जी के घर के ऊपर बैठक हो रही है और जाने क्या क्या वहां अंदर हो रहा है। स्थिति ये है कि एक उनका युवा नेता है जो अमेठी से विस्थापित नेता है, वो पद लेना नहीं चाहता। दूसरा राजस्थान का स्थापित नेता है जो पद देना नहीं चाहता। और इन दोनों के बीच में जो घमासान है, मुझे लगता है लेने देने के चक्कर में इस समय कांग्रेस को लेने के देने पड़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है जब उनका हाउसी ऑर्डर में नहीं है और उनका सारा फोकस इस समय आंतरिक सत्ता संघर्ष के बीच में है कि वो कौन किस प्रकार से एक दूसरे के बीच में शहमात का खेल करते हुए अपना सत्ता का केंद्र स्थापित कर ले, और हमारा पूरा फोकस सेवा के ऊपर है। और ये भी मैं ऑन द लाइटर नोट कह दूं, आपने शायद भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं देखा होगा
कि जिस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए जिसका नाम प्रस्तावित हो और वही बागी की श्रेणी में आ जाए। ऐसा अद्भुत उदाहरण आपने पूरे भारत के इतिहास में नहीं देखा होगा जो कांग्रेस पार्टी ने यहां पर देने का प्रयास किया है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस की कथनी और करनी दोनों से हिमाचल की जनता पूरी तरीके से क्षुब्ध और मोहभंग है, और दूसरी तरफ हमारी सरकार के विकास कार्यों के आधार पर और केंद्र सरकार के द्वारा उसको दिए जा रहे सहयोग के आधार के ऊपर वो निश्चित रूप से अगले विधानसभा चुनाव में निर्णायक जनादेश भारतीय जनता पार्टी को देंगे। इस समय में हमारी सरकार यहाँ हिमाचल के जन जन के कल्याण के लिए बड़ी कुशलता के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ काम कर रही है, और केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों के संयुक्त प्रयास से हिमाचल प्रदेश नई ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ रहा है। यदि हम यह बात कहें तो पर्वतीय राज्यों में सबसे गंभीर और आपातकालीन समस्या होती है स्वास्थ्य सुविधाओं की, क्योंकि बाकी चीजों को तो आप पहले से प्लान कर सकते हैं, पर यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई चुनौती आ जाए तो इसे प्लान करने में बहुत समस्या होती है। परंतु स्वास्थ्य के लिए इस सरकार ने बहुत शानदार कार्य किए हैं, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य हो या एडवांस मेडिकल सर्विसेज। आप देखें कि आयुष्मान भारत की योजना के तहत और उसी की प्रकार से जो हिम केयर योजना प्रदेश सरकार ने लागू की है, इसमें कुल मिलाकर दोनों योजनाओं में मिलाकर 6,28,000 परिवार इससे लाभान्वित हुए हैं, और जो इसमें पंजीकृत हैं, और 3 लाख से अधिक लोग इसका लाभ भी ले चुके हैं। और केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से मिलाकर 496 करोड़ रुपए इस प्राथमिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए हर निर्धन और गरीब व्यक्ति के लिए सरकार ने यह काम किया है। इसके बाद अगर यह बात आती है कि जो उच्च स्तरीय सुविधाएं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप रिमोट एरिया में हैं और किसी प्रकार की एडवांस मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ जाए, तो आपने देखा कि हमारे यहाँ अटल इंस्टीट्यूट ऑफ सुपर स्पेशलिटी काम करना शुरू कर दिया है, पीजीआई का एक केंद्र ऊना में काम करने लगा है, एम्स बिलासपुर जो कि 1500 करोड़ की लागत से बना है, जो सभी सुविधाओं से सुसज्जित है और औपचारिक रूप से भी उसका बहुत शीघ्र ही लोकार्पण होने जा रहा है। हिमाचल के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित हो गया है। मैं मानता हूं कि स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में ये बहुत ऐतिहासिक और मील का पत्थर काम हुआ है। एक अलग अनुभूति होती है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व इसी राज्य से एक अलग रागात्मक लगाव के साथ जुड़े थे। अभी आपने देखा कि उन्होंने कुछ दिन पूर्व ही जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एड्रेस किया तो उन्होंने हिमाचल को अपना दूसरे घर के रूप में संबोधित किया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी तो वो औपचारिक रूप से कहते थे कि हिमाचल उनके लिए घर की तरह है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी इसी राज्य से हैं, तो मानी हुई बात है कि हिमाचल के लिए भारतीय जनता पार्टी का क्या महत्व है यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है। वैसे आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी भी लंबे समय तक युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, तो नेता युवा हो या वरिष्ठ हो, भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल के लिए को सदैव महत्व सम्मान देने का कार्य किया है। कोविड का काल आया तो आपको ध्यान हो कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कितनी बड़ी क्राइसिस थी, तो 2 ही जगहों पर ऑक्सीजन के प्लांट उपलब्ध थे। अब हम लोगों ने 48 स्थानों पर ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने की व्यवस्था कर ली है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की ऐसी कोई चुनौती आए तो हिमाचल का स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसका समुचित उत्तर देने के लिए तैयार रहे। और एक मामले में हिमाचल ने संपूर्ण देश में अपना गौरव बढ़ाया है कि सभी लोगों को 2 वैक्सीनेशन कोविड के कंप्लीट करने वाला वह भारत का पहला राज्य बना था। तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाएं हो या स्वास्थ्य के प्रति सजगता अथवा सरकार की सक्रियता, ये तीनों का ही उदाहरण इस बात से स्पष्ट हो जाता है। उसके बाद यदि हम देखें तो सड़क की बहुत आवश्यकता पड़ती है यहाँ, और 40,000 किलोमीटर की जो सड़कें उनमें से 19,000 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा बनी है। इस सरकार के कार्यकाल में विगत 4 वर्षों में 5,800 किलोमीटर से अधिक की सड़कें बनी है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल तक 4,300 कुछ बनी थी। उल्लेखनीय है कि 2 वर्ष तक कोविड के कारण कार्य रुका रहा या बहुत धीमी गति से संभव हो पाया, इसके बावजूद 5,800 किलोमीटर से अधिक की
सड़क बनाने का कार्य निश्चित रूप से सराहनीय है। जल जीवन मिशन, तीसरी आवश्यकता होती है कि हर घर में जल पहुंचे। तो इस समय हम लोगों ने 90% घरों में जल पहुंचाना सुनिश्चित कर लिया है और इसके लिए भी प्रचुर मात्रा में डेवलपमेंटल फंड्स केंद्र सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। आपको ध्यान हो कि यदि अगला स्टेज आता है तो ये आता है कि इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ताकि यहाँ स्थायी रोजगार के अवसर आ सकें। तो हिमाचल प्रदेश फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के एक हब के रूप में स्थापित है। यह हमारी पिछली सरकार के समय में ही इस बात के लिए आगे हुआ था प्रयास, और अब अभी आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने भी इसका उल्लेख किया था कि यदि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है तो बल्क ड्रग पार्क, यानी अब यहाँ पर औषधीय उत्पादन भी प्रचुर मात्रा में हो सके, उसके लिए केंद्र सरकार ने 1190 करोड़ रुपए की जो योजना दी है उसमें 1000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। तो मानी हुई बात है कि औषधीय उत्पादन की दृष्टि से, यानी अभी तक फल और अन्य उत्पादों में हिमाचल एक महत्वपूर्ण स्थान में था, अब मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल्स में ये देश में अग्रणी भूमिका में है। फार्मास्यूटिकल में आगे था, करीब 1/3 से अधिक फार्मास्यूटिकल्स यहीं से सप्लाई होती हैं। अब मेडिसिन और मेडिसिनल प्लांट्स का भी उत्पादन यहाँ तेजी के साथ आगे होगा। विचार है कि आप जिन दोनों पार्टियों की बात कर रहे हैं, अब एक है भारत की सबसे पुरानी पार्टी जो पुरानी धुरानी हो गई है, उसका चरित्र आप देख चुके हैं, और एक ये नई पार्टी है, सबसे नई नवेली पार्टी है, इसका चरित्र तो कैसा बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है आप ये देख लीजिए। अब हम क्या टिप्पणी करें, उनके अधिष्ठाता, उनके वैचारिक आधार के प्रणेता, उनके पितृ पुरुष अन्ना जी चिट्ठी लिख चुके, अब बाकी तो क्या रह जाता है। इसलिए मैं मानता हूं प्रदेश की जनता दोनों ही पार्टियों का वास्तविक चरित्र देख चुकी है। और नहीं, किसी भी विषय के ऊपर जो भी चीज के ऊपर कार्रवाई है वो संवेदनशीलता और सजगता के साथ, कोई भी प्रकरण होगा, इस प्रकरण की कोई स्पेसिफिक जानकारी तो अपने को नहीं है, परंतु भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार समाज के हर वर्ग के लिए जितनी संवेदनशीलता और ईमानदारी के साथ काम करते हुए अपने को भारत की राजनीति में स्थापित किए हुए, ऐसा कोई उदाहरण किसी दूसरी पार्टी के पास नहीं है।